दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारी सरकार में एक बहुत ही ख़ास बात है, उसे चौंकाने में बड़ा मज़ा आता है। चौंकाते समय वह अपने पराये का भेदभाव नहीं करती। वह यह भी नहीं देखती कि जिस व्यापारी को चौंकाया जा रहा है वह किसी पराये देश का है या अपने ही देश का। बीते माह आरबीआई द्वारा रेपो रेट और सीआरआर बढ़ाए जाने के कुछ ही दिन बाद 21 मई को सरकार ने एक बार फिर चौंकाया और इस बार चौंकने की बारी स्टील वालों की थी। 21 मई को सरकार ने एक के बाद एक कई घोषणाएं की। कहा गया कि यह कदम बेलगाम हुई इन्फ्लेशन को कम करने के लिए उठाए गए हैं। इस एपिसोड में हम पहले घोषणाओं पर एक नज़र डालेंगे और फिर यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस समय इन घोषणाओं की वाकई में ज़रूरत थी। चलिए सबसे पहले घोषणाओं पर नज़र डालते हैं। आयरन पैलेट्स पर 45% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई, जिस पर पहले से कोई ड्यूटी नहीं थी। आयरन ओर पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 30% से बढ़ाकर 50% कर दी गई। स्टील के निर्यात पर 15% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई, जिसमें फ्लैट स्टील, बिलेट्स, बार्स एंड रॉड्स, स्टेनलेस स्टील इत्यादि शामिल हैं। कोकिंग कोल पर इंपोर्ट ड्यूटी 2.5% से शून्य कर दी गई और कोक और सेमी कोक, जिस पर पहले 5% इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, उस पर से ड्यूटी पूरी तरह से हटा ली गई। फेरोनिकल पर से भी 2.5% की इंपोर्ट ड्यूटी को खत्म कर दिया गया। इन सभी घोषणाओं के बाद भारत के सभी स्टील प्रोड्यूसर्स सन्न रह गए। इन्फ्लेशन कम करना एक बात है, लेकिन गुब्बारे को फोड़कर हवा निकालना अलग बात है। इन घोषणाओं के बाद स्टील के रेटों का औंधे मुंह गिरना तय था और हुआ भी वही। गिरावट का एक ऐसा दौर शुरू हुआ कि देखते ही देखते स्टील के रेट 10 से 13 रुपये तक लुढ़क गए। स्टील के मैन्युफैक्चरर्स हों या ट्रेडर्स, हर किसी के पास स्टॉक तो रहता ही है। सभी के स्टॉक्स रातों रात डीवैल्यू हो गए। शेयर बाजार में भी मेटल स्टॉक्स औंधे मुंह गिरे। किसी को लाखों का नुकसान हुआ तो किसी को करोड़ों का। बेचने वालों का नुकसान, यदि खरीदने वालों का मुनाफा बनता तो भी ठीक था, लेकिन फ़ायदा तो खरीदार को भी न हुआ। वो इसलिए क्योंकि स्टील के रेट 2-3 दिन में ही क्रैश कर गए और ऐसे माहौल में खरीदार अपनी परचेज या तो बंद कर देता है या फिर डेफर करने लग जाता है। नतीजा यह हुआ कि लोहा बाजार मानो थम सा गया, यानी कि कुल मिलाकर बकरा अपनी जान से भी गया और खाने वाले को स्वाद भी ना आया। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि जिस प्रकार से पिछले कुछ एक समय में स्टील के रेटों में जिस तरह से बेतहाशा इजाफा हुआ था, ऐसे में इन्फ्लेशन कम करने की सरकार की मंशा तो बिल्कुल सही थी, लेकिन दिक्कत थी तो डिसीजन के टाइमिंग की। ऐसा मैं किस आधार पर कह रहा हूँ, उसके लिए मैं एक एक करके कुछ तथ्य आपके सामने रखूँगा। यदि आप अभी तक यह वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आप स्टील के साथ किसी न किसी रूप से जुड़े हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने यह चैनल भी सब्सक्राइब कर रखा होगा। यदि अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए, हमारा मनोबल बढ़ता है। इसे अपनी स्टील फ्रेटर्निटी में शेयर भी करें ताकि स्टील से जुड़ी जानकारी स्टील से जुड़े हर व्यक्ति तक जरूर पहुँचे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो यानी कि एपिसोड नंबर 21 में कुछ कारणों का जिक्र किया था, जिनकी वजह से हमें अंदेशा था कि स्टील के रेट नीचे आ सकते हैं। उन्हीं कारणों की वजह से स्टील के रेट नीचे आ भी रहे थे। मॉनसून सीज़न की वजह से लोकल डिमांड, खास करके टीएमटी डिमांड तो सुस्त है ही। आरबीआई ने रेपो रेट और सीआरआर बढ़ाकर इसे और सुस्त करने का काम किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो चीन अपने ध्वस्त होते रियल एस्टेट सेक्टर और बढ़ते कोविड संकट से जूझ रहा है। यूरोपीय देशों के बाजारों का समीकरण रूस यूक्रेन युद्ध ने बिगाड़ रखा है और इन सबसे ऊपर अब अमेरिकी बाजारों में भी मंदी की आहट सुनाई देने लगी है। वहां पिछले एक वर्ष में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 8.3% तक बढ़ा है और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए फेडरल रिजर्व ने इस वर्ष तीसरी बार जून में इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। माना जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने का यह सिलसिला अभी जारी रहेगा और अमेरिका में ब्याज दर इस वर्ष के अंत तक 3.4% तक जा पहुंचेगी, जो कि साल 2008 के बाद अपने अधिकतम स्तर पर होगी। ऐसे में अधिकतर इन्वेस्टर्स का मानना है कि अगले 6 महीने तक अमेरिका में मंदी दस्तक दे सकती है। इन सभी कारणों के चलते यदि आप इंटरनेशनल प्राइसेस पर गौर करें तो वे मार्च के मुकाबले 17 से 30% तक नीचे आ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार का सीधा प्रभाव भारतीय बाजार पर पड़ता है। इसका मतलब है कि सरकार इस समय लोहे के रेटों पर काबू पाने के लिए कुछ न भी करती तो भी रेट सहज रूप से नीचे आ ही जाने थे। जब कटी हुई पतंग प्राकृतिक तौर पर नीचे आ ही रही थी तो ऐसे में उसे डंडा मारकर नीचे खींचने की क्या ज़रूरत थी।
ऐसे में पतंग भी फट गई और पतंग नीचे आने का इंतजार कर रहे बच्चे भी खुश न हुए। और तो और जिसकी पतंग थी यानी कि स्टील वाले, उनका करोड़ों का नुकसान हुआ सो अलग। यही कुछ रॉ मटेरियल के केस में भी हुआ। देश के अधिकतर इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स के पास अपनी आयरन ओर माइंस हैं। ऐसे में कॉमर्शियल मार्केट में आयरन ओर का रेट घटे या बढ़े, उनकी लागत पर प्रैक्टिकली कुछ ज़्यादा असर पड़ता नहीं है। ज़्यादा फर्क पड़ता है कोकिंग कोल का, और कोकिंग कोल के रेट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछले 1 महीने में $125 टूट चुके हैं और उसका स्टील मेकिंग की लागत पर इम्पैक्ट तकरीबन 6,000 रुपये तो प्राकृतिक तौर पर आ चुका है। अब ऐसे में 2.5% इम्पोर्ट ड्यूटी कम करके किसको कितना फ़ायदा होगा, यह भी समझ से परे है। खैर, जो नुकसान होना था हो चुका। आगे अभी क्या हो सकता है वह समझने की कोशिश करते हैं। गिरावट के दौर की वजह से पिछले करीब 1 महीने में कोई खास खरीदारी हुई नहीं है, जिसके चलते स्टील यूज़र्स के स्टॉक अपने न्यूनतम स्तर पर हैं और उनके पास बाज़ार में लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यही कारण है कि खरीदारों के लौटने की वजह से पिछले कुछ दिनों में बाज़ार में स्टील के रेट थोड़े बहुत बढ़े हैं। यह कुछ एक दिन तक स्थिर रह सकते हैं, लेकिन यदि थोड़ा और आगे की बात करें तो हमारी समझ से रेटों में फिर से गिरावट आ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी की वजह से और एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ की वजह से स्टील का निर्यात बिल्कुल ठप पड़ चुका है। इस समय भारत में स्टील का रेट अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मुकाबले ज़्यादा चल रहा है। ऐसे में यदि स्टील प्लांट्स अपना प्रोडक्शन कम नहीं करते तो भारतीय बाज़ारों में यकीनन और गिरावट की गुंजाइश है। यह गिरावट 2 रुपये से लेकर 4 रुपये तक की हो सकती है। दोस्तों, आज के इस दौर में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती हैं। ऐसे में हमारे पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि पॉलिसीज़ बाज़ार के हालातों को देखकर बनाएं। जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में रेट अपनी चरम सीमा पर थे, तब हमने स्टील एक्सपोर्ट धड़ल्ले से जारी रखा और अपने घरेलू बाज़ार को प्रोटेक्ट नहीं किया। लेकिन अब जब दुनिया भर में रेट भारत से भी कम है, तब हम एक्सपोर्ट्स पर ड्यूटीज़ लगा रहे हैं। जब US डॉलर का रेट लगभग 80 रुपये छूने को है, तो ऐसे में तो हमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए और अपेक्षित मंदी में बिक्री के सभी विकल्प खुले रखने चाहिए। इस समय पर एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ लगाकर MSMEs को भी कोई अलग से फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि मुरझा रहे पौधों को पानी की ज़रूरत चिलचिलाती धूप में होती है, न कि बरसात में। धन्यवाद।